तो मोदी के मन की बात, उस पर हम बात कर रहे हैं कि उस मन की बात में भी बहुत सारी राजनीतिक बातें थी क्या छिपी हुई। कांग्रेस को खासतौर से उसमें नजर आई, उसने तुरंत अटैक करने शुरू किए। बीजेपी के लोगों का कहना है कि तो सीधे लोगों को एड्रेस करने वाली बात है कि खाना कैसे खाना चाहिए, नौजवानों को अपना सुबह नाश्ता 7 बजे कर लेना चाहिए, फिर 12 बजे तक अपना खाना खा लो दोपहर का, और शाम को 5 बजे तक खाना खा लो, ये अच्छा तरीका है, इसमें क्या बुराई है। इसी तरह से वजीर आजम कहते हैं कि मैं 3-4 घंटे सोता हूं दिन में, मतलब दिन में नहीं, मतलब दिन भर काम करके रात में 3-4 घंटे सोता हूं, और डॉक्टर्स भी मुझे मना करते हैं कि आप ऐसा नहीं किया कीजिए, आप ज्यादा सोया कीजिए, कम से कम 7-8 घंटे की नींद होनी चाहिए। लेकिन ये मेरी आदत गुजरात के समय से बन गई है, क्योंकि मैं इतना काम में लगा रहता था, वो अपने आप बन गई है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो देश के लिए जो व्यक्ति 3-4 घंटे ही सो रहा है, वो भी एक मैसेज जाता है, मतलब बहुत सारी बातें हैं। तो कांग्रेस को इसलिए शायद अटैक करना पड़ा, तुरंत हावी होना पड़ा, कि कहीं ऐसे बहुत सारे मैसेज छुपे छुपे कहीं चले ना जाए और लोग इस पर जो है बहुत ज्यादा सोचने विचारने ना लगे, ये भी हो सकता है। तो वजीर आजम ने क्या कहा था सोने के बारे में, जरा सुनिए। आप जैसे मैं जानता हूँ, जैसे मैं आपके एक स्टाफ मेंबर से भी बात कर रहा था, आप 3 या 4 साढ़े 3 घंटे ही सोते हो। मतलब 7 घंटे तो सोना एक अमूमन एक शरीर को चाहिए, आप 3.5 घंटे ही सोते हो। ये बात आपकी सही है। मेरे जितने मेरे साथी हैं, मेरे जानने वाले लोग हैं, या हमारे जो अब सरकार में आया हूँ तो डॉक्टर भी रहते हैं, उन सबका मेरे से एक ही आग्रह रहता है कि मेरी नींद में बढ़ाऊँ। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इसी के में उलझ गए। बोले मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं? बोले हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी, तू तारी करके बुलाते हैं एक दूसरे को। बोले तू ऐसा क्यों करता है जी? तुझे आज पता नहीं है, ये तेरा नशा है काम का, तुम करते रहोगे, लेकिन तुम अपना नुकसान कर रहे हो। और वो जब भी मिलते हैं कि तुम मेरी बात मानते हो कि नहीं मानते हो, नींद बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई। अब पता नहीं, मेरा एक बॉडी साइकिल ऐसा हो गया है। नींद को लेकर के बड़ा मैसेज देने की कोशिश। और आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में मोरों की आवाज आ रही है, मतलब बड़ा रिलैक्स वाला माहौल है, बहुत अच्छे से बात हो रही है, जिंदगी के छोटे छोटे पहलुओं पर भी हो रही है, रोजमर्रा की आदत पर भी हो रही है, और उसमें मैसेज भी है, नौजवानों के लिए भी मैसेज है और लोगों के लिए मैसेज है, कैसे हमें अपनी जिंदगी को जीना चाहिए और कैसे जो है कई बार इंसान सोचता है, वो भी बातें हैं। तो इस तरह की बातों पर सियासत होना इस वक्त आपको कैसा लगता है, ये तो आप जानिए, लेकिन उस पर भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं जरा एक बार आयासी जी से पहले ऋषि जी के पास आऊंगा, फिर और भी लोगों के पास आऊंगा। ऋषि जी, 3-4 घंटे सोने का जो मैसेज है वो दूर तक जाता है, लोगों को समझ में आएगा कि देखिए एक पीएम है हमारा, जो कि पहले से ही परसेप्शन बनाने की कोशिश ये है कि पीएम बहुत कम वक्त जो है सोते हैं, क्योंकि वो देश के लिए अपना वक्त ज्यादा जाया करते हैं ऐसे में, या देते हैं। तो ऐसे में ये बात और पुख्तगी के साथ अभी इलेक्शन के दौर में जा रही है, अगले 5 राउंड में, इसको हम ऐसे देखें क्या? देखिए इमरान भाई, जैसे दुरानी साहब भी कह रहे थे, अपोजिशन का काम है बाल का खाल निकालना। कोई भी यदि कोई भी बात मोदी जी कहते हैं तो ये इनका काम है, अपोज करेंगे ही। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने अपनी नींद की बात की है, रियली में एक प्रधानमंत्री वर्क के प्रति बहुत ही सेंसिटिव है। आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि 3 से 4 घंटा वो सो पाते हैं, और बाद में ये भी कहा है कि अक्षय कुमार जी के पूछने के बाद रिटायरमेंट के बाद तो बोले कि मैं प्रयास करूंगा कि अधिक से अधिक नींद आए, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद कहे हैं कि मैं बहुत कम सो पाता हूं। तो देश के लिए तो गर्व की बात है कि ऐसे प्रधानमंत्री हमारे पास है। मैं इनसे पूछता, दुरानी साहब से मैं काउंटर क्वेश्चन एक ब्रेक से पहले मैं पूछना चाह रहा था कि आप बताएं ना, आपके जो प्रियंका गांधी है या राहुल गांधी हैं, कितने बार पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए या पार्टी के लिए कुर्सियों का अरेंजमेंट किया, दरिया बिछाई है। आप देखिए, जब नरेंद्र मोदी जब महामंत्री थे यहाँ पे, तो उन्होंने खुद कई बार इंटरव्यू में कहा कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कुर्सियां लगाया करता था। इतने मतलब सरल मतलब लीडर थे। एक आम घर का लड़का अब भारत का प्रधानमंत्री बन जाता, जो चाय बेचने वाला आदमी भारत का प्रधानमंत्री बन जाता, तो कहीं ना कहीं ये देश के लोकतंत्र का एक अच्छा पहलू है कि देखिए कि भारत में एक आम आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये तो आम आदमी वर्सेस नामदार, यही तो बनाने की जो कोशिश की जा रही है, उसी को ये कहीं ना कहीं और तकवीत देती है। एक बात ये देखिए,
अभी मतलब इतनी जुमलेबाजी और कितनी इसके अंदर चीजें हैं, मैं समझ कहाँ की अगर कोई जिंदगी के बारे में बात जुमलेबाजी लग रही करे, है, अगर वो गरीबी से उठा तो किस बात की जुमलेबाजी है सर? आप बीच में बोलेंगे तो कैसे मैं बोलूंगा? अभी इन्होंने कहा, एक तो सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि साइंटिफिकली ये बहुत गलत है, रातों को आदमी 3 घंटे से ज्यादा न सोए, उसका दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग में खुशी पैदा हो जाती है। रहने दीजिए ना, उनकी मर्जी। हमारे देश का प्रधानमंत्री है, अगर उसका दिमाग खराब हो गया, उसकी वो ये आप आपत्तिजनक बात आप कर रहे हैं, मेडिकली गलत है, मेडिकली गलत है ये। दूसरी बात ये कि ओबामा जी को हिंदी इतनी आती है, उन्होंने कहा कि तू इतनी देर मत सोया, कहने का मतलब था, आप सेंस को कहां से वो तो तू कहां से कहा भाई? अरे तो हिंदी में थोड़ी ना बोला होगा, अंग्रेजी में कोई लफ्ज का नहीं है। अरे सर, अंग्रेजी में सिर्फ यू बोला जाता है, कुतर्क की श्रेणी में आता है सर। अंग्रेजी का लफ्ज सिर्फ यू बोला जाता है सर, आप सीनियर है पर मैं कहूंगा कुतर्क। देखिए मैं इमरान भाई पहले ही बता रहे थे बाल का खाल निकालना हो, है, लॉजिकली सही हो भाई। अच्छा, तो यासिर जिलानी साहब आप बताइए भाई, इनकी जो तर्क हैं, क्या मैं इसको कुतर्क मानूं या ये भी अपने आप में सही है? आप बताइए। ये जो उन्होंने बहुत सारी चीजें, नींद जो है बहुत जरूरी है, नींद समय पे होनी चाहिए, ये गलत है। देश का जो मुखिया है इतना कम सोए, इनको टेंशन भी है इस बात की, कांग्रेस को भी इस बात की टेंशन है। और दूसरा, ये ओबामा जी से जो है ये तू ता से कैसे कोई बात करेगा जब हिंदी वो जानते नहीं? तो नहीं, आजकल ये कांग्रेसियों का कुतर्क का ही बयान आ रहा है सिर्फ। आप देखिए कि कम से कम इन्हें क्या पसंद आता है कि इनके अध्यक्ष जी वो कुत्ते के साथ बिस्किट खिलाते हुए वीडियो वायरल कर दें अपने उसमें, तो ये इन्हें बहुत पसंद आता है क्योंकि उनके पास वही कल्चर है, वही उनकी संस्कृति का हिस्सा है। यहाँ पे तो भारत को जोड़ने की बात है। देखिए, जब वो बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा है कि आपका कोई अभिभावक जो होता है, जो आप जैसे हम लोग स्कूल से कॉलेज पहुंचे, कॉलेज में भी हमारी गार्जियनशिप बहुत थोड़ी सी टाइट रही है दिल्ली के अंदर भी। फादर तब भी बहुत ऐसा 9 बजे के बाद ही उनके फोन आ जाते थे कि भाई कहाँ हो तुम लोग। तो वो फीलिंग आ रही है कि आपके फादर आपके साथ इस तरह की बात करते हैं। आप तो वो भारत के लोगों को बता रहे हैं कि देखिए आप क्या, आपका अगर रोल मॉडल है अगर इस वक्त इस एज में भी, तो हमारा प्रधानमंत्री इसलिए है कि जो बात वो कर रहा है वो आपके दिल में उतर रहा है। वो अगर कहते हैं कि मैं 3 घंटे सो पा रहा हूं तो ये गर्व की बात है कि एक प्रधानमंत्री देश का, इतने बड़े देश का, जो दुनिया में जिसका डंका बज रहा हो इस वक्त, उस देश का प्रधानमंत्री 3 घंटे इसलिए सोता है और 17 से 18 घंटे इसलिए काम करता है कि उसका देश पूरे दुनिया में अपने आप को नंबर 1 बनने का जो ख्वाब है उसको पूरा कर सके। वो उसका देश कभी किसी के सामने झुके नहीं। उसके देश के अगर सैन्य बल पे कोई आंख उठा के देखता है तो उस देश की सेना दूसरे देश में घुस के उसके वजूद को खत्म करने की ताकत और साहस रखती है। ये प्रधानमंत्री चाहते हैं। प्रधानमंत्री, ये लोग देखिए जुमलेबाजी इसलिए कहते हैं कि इनके पास अपना इतिहास बताने के लिए क्या है। इनके पास एक पूरी इनकी फैमिली का रॉयलनेस है। इन्होंने कभी गरीबी देखी नहीं। इनके फादर, इनकी दादी कहा करती थी गरीबी हटाओ। इनके फादर कहते थे राहुल गांधी साहब के कि गरीबी हटाओ। अब ये कहते हैं लेकिन भारत की गरीबी नहीं हटी। इनके फादर जब प्रधानमंत्री थे तो कहते थे कि 1 रुपया मैं भेजता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं। तो गरीब तक कहां पहुंचते थे? उनका सपना तब भी पूरा नहीं हुआ। और आज जो ख्वाब देख रहे हैं उनके बेटे, इस वक्त जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, कि वो कुछ कर पाएंगे, तो आप देखिए ना कि क्या हालत है। मैं आज देख रहा था प्रियंका गांधी के कुछ रोड शो पे, मेरी नजर जब सुबह से पड़ी है, यूपी के अंदर वो रोड शो कर रही थी। आप यकीन करें कि एक राष्ट्रीय पार्टी की महासचिव हैं, एक परिवार की, नामदार परिवार की वो सदस्य हैं, उनके साथ 500 लोग नहीं थे। आपको अनीस भाई इस बात पे सोचना होगा कि कांग्रेस पार्टी जा कहां रही है, जिसका इतिहास आप 125 साल का बताते हैं। आज कांग्रेस के पास अपने कैडर साथ नहीं खड़े हैं। उनके पास अपने बूथ पे जो लोग लगाए जाते हैं वो बूथ के मेंबर तक मौजूद नहीं है। आप कैसे सोच रहे हैं कि आप भारत में इस वक्त चुनाव जीतने की स्थिति में, और आप बार बार अनर्गल बातों पे जिससे आपका कोई सरोकार नहीं है। प्रधानमंत्री जो एक अपने आप को बिल्कुल पूरे भारत का अभिभावक बन के अपनी स्टोरी बता रहे हैं, उसमें भी आपको जुमलाबाजी ने तो आज सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अपने आप में प्रधानमंत्री नामक संस्थान जो इदारा है उसकी गरिमा को उन्होंने गिरा दिया। इस इंटरव्यू के बाद कांग्रेस की ऑफिशियल रणदीप सुरजेवाला का की औकात सिर्फ इतनी है कि अपने गृह क्षेत्र में जब वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो एक नौजवान जो वहां का होता है वो दूसरे नंबर पे आ जाता है और वो चौथे नंबर पे आ जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी वो वहां विजय होती है उसी हरियाणा में। तो उनपे हम किसी तरह का चर्चा करें जिनकी अपनी जमीनी आधिकारिक स्टैंड की बात करूं। आधिकारिक स्टैंड कैसे, जब इस तरह के लोग आधिकारिक तौर पे उनको बनाया जाएगा और अपनी बात इस तरह से रखेंगे तो उनको वो कुतर्क के अलावा कोई बात नहीं कर सकते जिनकी जमीनी सच्चाई दूर दूर तक नहीं। आप बिलीव करेंगे, मैं 2 दिन पहले मेवात जैसे जो सबसे पिछड़ा हुआ इलाका मुसलमानों का माना जाता है,
मैं वहां चर्चा कर रहा था वहां के नौजवानों के बीच में, तो यकीन माने ये नहीं है कि वो 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग खड़े हैं, लेकिन वहां के नौजवानों में एक उत्सुकता दिखाई दे रही थी कि नरेंद्र मोदी के बारे में वो ज्यादा से ज्यादा जान। वो पता मुझसे क्या कर रहे थे, एक वर्ड कह रहे थे कि भाई एक बात मैं बताऊं कि मुझे जो लग रहा है नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है अच्छा उनको क्या दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि तमाम हमारे जो आसपास के पड़ोसी मुल्क हैं उनकी क्या हालत हो रही है। डेली वहां बम ब्लास्ट होते हैं, डेली वहां पे जाने हलाक की जाती हैं, वहां पे दहशतगर्दी का आलम इतना जबरदस्त है कि इंसान को इंसान समझ नहीं रहे। आप भारत में मुझे बता दीजिए, सिर्फ हमारे जो रियासत कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में 2014 से 2019 तक एक भी कोई इस तरह की घटना हुई? ये इसलिए नहीं हुई कि मजबूत इरादे वाला जो मुखिया प्रधानमंत्री मोदी है वो उसकी वजह से नहीं, उसकी वजह से नहीं। ठीक है, इस पर मैंने आपको देखिए, आप फिर सेना पे मत आइए। सेना के अंदर घुसपैठिए जो अलगाववादी है, जो गद्दार है, अगर वो छुप के गद्दारी करके अगर वो हमला कराते हैं तो हमारे सैनिक हलाक होते हैं और शहीद होते हैं, उस पे हमें गर्व है और उस पे जितना खेद अगर जितना प्रकट करिए, लेकिन आप नहीं आप यकीन मानिए कि उसके बाद भी हमारे सैनिक इतने मजबूत है कि उसके बाद भी खड़े होके और अंदर घुस के, चाहे वो बालाकोट हो, चाहे वो चिकोटी हो, चाहे जहां भी हुआ, अंदर जाके उन लोगों के करने का काम सरकार किसने की थी, ये भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा। हमारी सैन्य बल अभी पूरे दुनिया में मानेकशॉ माना जा के रहा है। साथ कांग्रेस ने क्या किया था, जो कि हीरो थे 1971 की जंग के, वो भी आपके पास सवाल आता है मेरा ब्रेक के बाद। ठीक है ऐसे साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास भी आऊंगा, एक छोटा सा वक्फा, फिर मैं हमारे दूसरे मौजूद मेहमानों के पास भी जाऊंगा। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, इसको राजनीतिक कम और दूसरे नजरियों से भी देखें, लेकिन मैं कितनी भी कोशिश करूं ये राजनीतिक होगी, क्योंकि इलेक्शन का दौर है, आप उससे बच नहीं सकते। काजल की कोठरी से बिना काले हुए नहीं निकल सकते। अभी लौट रहे हम बात कर रहे हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू की, जो फिल्म अदाकार अक्षय कुमार ने लिया और उस पर उनकी जिंदगी के बहुत से पहलुओं पर बात हुई। मां पर, उनकी माता जी पर, उनकी मां के बारे में भी उन्होंने तफसील से बात की और वो क्यों नहीं रहती हैं वजीर आजम हाउस में, तो उन्होंने बताया बहुत सारी बातें, वो मैं आपको सुनवाऊंगा। लेकिन फिर मैं अगर इसके इशारे देखूं तो एक दूसरी पार्टी है अपोजिशन की, जो इलेक्शन में बीजेपी का मुकाबला कर रही है, वहां माता जी अध्यक्ष रहीं उस पार्टी की, उसके बाद में पुत्र को या बेटे को वो विरासत में मिल गया और किसी ने बहुत बड़ा एतराज नहीं किया। तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ये कहना है कि आप माँ मेरे साथ इसलिए भी मत रहो, क्योंकि माँ भी इसलिए नहीं रहती क्योंकि बच्चा टाइम नहीं दे पाता, क्योंकि इतना देश के लिए वो मसरूफ है। जरा सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते, बहुत थोड़ा सा वक्त रहेगा चर्चा के लिए, करेंगे उसको। आप मंथली आपकी जो सैलरी में से कुछ आप अपनी माता जी को भेजते हैं? ऐसा है कि हमारी माता जी खुद मुझे देती हैं आज भी। अच्छा, वो भेजती हैं? आज देती है। जिस दिन जब भी मिलने जाऊंगा तो ₹1.25 वो पक्का मेरे हाथ में देती है आज भी। अच्छा। और वो हमसे कभी अपेक्षा नहीं करती, कभी अपेक्षा नहीं करती, उनको ज़रूरत भी नहीं है। दूसरा, शायद मैं एक ऐसा मुख्यमंत्री भी रहा और एक ऐसा प्रधानमंत्री रहा हूँ, मेरे परिवार पर का कोई खर्चा सरकार पर नहीं है, वरना बाकियों को परिवार का मेडिकल हेल्प मिलता है, सब मेरे परिवार कुछ लेता नहीं, कुछ नहीं देता है। मैंने, हाँ ये बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक प्रकार से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई माँ के प्रति लगाव नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जीवन ही ऐसा बन गया है कि मैंने अपने आप परिवार, पूरा देश को अपना परिवार बना लिया है, इसी में लगा रहता हूँ, यही काम करता रहता हूँ। चलिए, नियति शर्मा जल्दी से जवाब दीजिएगा मां को लेकर के जो वजीर आजम ने बात करी है, और कांग्रेस के प्रेसिडेंट की भी जो माता जी हैं वो खुद अध्यक्ष रह चुकी हैं और उन माँ बेटे में बड़ा लगाव है, तो कैसे इन दोनों माँ बेटे के ताल्लुकात को हम देखें? देखिए, मोदी जी के माँ बेटे के ताल्लुकात को तो हम ये कह सकते हैं, आपने सुना ही होगा, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे और कुछ भी दूं। तो मोदी जी और माँ का तो यही लिंक है, वो इतने दूर रहते हैं, उनको कोई आपस में एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। वाइसा वर्सा अगर आप उधर माँ बेटे का रिश्ता देखें तो वो तो प्रोटेक्टिव रिश्ता है, अरे मेरे बेटा कहीं फंस ना जाए, कोई ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट ना हो जाए। माता जी का रोल दूसरी तरफ प्रोटेक्टिव रहता है बहुत ही ज्यादा।
यहाँ पर आप मोदी जी की माता जी का रोल देखिए तो उन्होंने अपने बेटे को देश के ओर सौंप दिया। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, जब भगत सिंह की माता जी ने उनसे पूछा था कि तुम्हें मेरी याद नहीं आती, तुम इतना कुछ अपने देश के लिए कर रहे हो, मेरा क्या होगा? तो उन्होंने कहा, मैं माँ आपको देखता हूँ धरती माँ के रूप में, तभी मैं अपने जीवन को देश के लिए कुर्बान कर रहा हूँ। तो ऐसे ही मोदी जी का और उनकी माँ का रिलेशन है यहाँ पर। और हम ये बहुत क्लियर है कि उनको परिवार उन देश से ऊपर नहीं है। सबसे पहले परिवार, उसके लिए उसके बाद ही देश है। वो गाना आपने सुना ही होगा, दिल दिया है जहां भी देंगे है वतन तेरे लिए। तो यहाँ पर ये मोदी जी की पूरी एक छवि हम देख सकते हैं, ये व्यक्तित्व देख सकते हैं, जो कि बहुत स्ट्रांगली इस इंटरव्यू के थ्रू आया है। ठीक है, ठीक है। अनीस दुरानी साहब, कैसे हम देखें? और बहुत सारे हर एक बात में मैसेज है। मुझे लगता है अगर आप लोग इसको टटोली लिए होंगे, उसके सियासी जो मैसेज हैं, तो आप लोगों को तो हर तरफ से जो है फंसा दिया। नहीं, मैं तो ये सिर्फ एक बात जानता हूँ जिसमें एक जो सच्चाई है वो ये है कि माँ माँ होती है, किसी की भी माँ हो। बेशक बेशक, मैंने तो उसमें एतराज किया। माँ के लिए, माँ के अपने पुत्र के लिए, अपनी औलाद के लिए जो भावना होती है वो सब माँओं में एक जैसी होती है। सवाल ही नहीं। वो ये क्या कि मैं ज्यादा करता हूँ या मैं कम करता हूँ, ये नहीं होता। माँ माँ होती है और उसका प्यार जो है वो सबके लिए नहीं, लेकिन जो बात नियति ने कहा ना, जो बात आपकी पार्टी के कौमी सदर के लिए नियति ने कहा, वो भी तो देख रही है ना दुनिया। वो मैसेज भी तो जाता है ना मतदाता में कि कौन प्रोटेक्टिव है, कैसे जो है उन्होंने सौंपा अपना बेटा कि देखिए अब मेरे बाद राहुल संभालेंगे पार्टी को। सच्चाई अपनी जगह है, लेकिन सारे डायलॉग मैसेजिंग के लिए हैं। ये नीति जी भी सही कह रही है। देखिए, ये परसेप्शन आप समझ नहीं रहे। परसेप्शन आप समझ भी गए होंगे तो नहीं बोल रहे हैं। वहां परसेप्शन ये बनाने की कोशिश हो रही है कि एक माँ है, एक तरफ एक गरीब माँ है जिसने अपना बेटा देश को सौंप दिया, और एक राजमाता है जिन्होंने उनका राज तिलक करवा दिया। इस रूप में ना, तो देखिए ना आप लोगों को कितना जो है असहज करने की कोशिश है। इससे होगा नहीं, ऐसा नहीं है। भारत की आवाम खूब अच्छी तरह जान गए कि जुमलेबाजी क्या है, डायलॉगबाजी क्या है, सब भारत की आवाम जानती है कि अपना पुत्र कैसे सौंपना कितना मुश्किल है देश के लिए। कितना दिल माँ के पास होना चाहिए पुत्र को। पुलवामा में और सब जगह जल्दी से अपने वो भी किसी माओ के बेटे थे। बिल्कुल सही कहा, तभी पुलवामा का जवाब बालाकोट था, तभी पुलवामा का जवाब। ओवरऑल देखें सैयद यासिर जिलानी साहब, आप लोग इस इंटरव्यू को कैसे देख रहे हैं और कितना सियासी फायदा आप लोगों को उम्मीद है इसकी मिलने की, जरा ये भी बता दीजिए। हम किसी भी पर्सनल चीज को सियासत में नहीं लाते हैं और इस इंटरव्यू को आप इस तरीके से ना देखें। मैं तो अपने कांग्रेस के मित्रों से ये अपील करूंगा कि आप उनकी जो जिंदगी की पहलू, उन्होंने एक अनछुई पहलू जो सबके सामने रखा है, उसको देखें और समझें कि किस तरीके से एक आम आदमी से लेके भारत का इतना जो सबसे उच्चतम जो हमारी पोस्ट होती है प्रधानमंत्री की, वहां तक कैसे उन्होंने संघर्ष करते हुए वहां पहुंचे, और उसी को वो बयान कर रहे थे। अपने बचपन से शुरुआत करी उन्होंने, और कैसे कैसे उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या उन्होंने किया, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनका कार्यकाल कैसा रहा, जब वो सन्यासी के तौर पे पहाड़ों में थे तो कैसा उनकी जिंदगी पूरी कैसी रही, और उसके बाद भी उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को एक और सीख दी कि आप अपने रहन सहन को कैसे मेंटेन करें। आजकल देखिए भाग दौड़ की जो जिंदगी है उसमें बहुत लोगों को कम वक्त मिलता है, बहुत सारी चीजें वो नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी उनको बीमारियां लग जाती हैं। तो अगर आप उनके इंटरव्यू को समझेंगे और उनके इंटरव्यू से कुछ नसीहत लेंगे तो अपने आप को भी चुस्त दुरुस्त रखने के लिए आपको ये इंटरव्यू बहुत काम आएगा। हर तरीके से उन्होंने आपको कनेक्ट करने की कोशिश करी है। बीजेपी के लोग ले रहे हैं कि नहीं, आप लोग कुछ सीख रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल हम सीख रहे हैं। हम उनसे और हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे ही सीखने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी कि अगर उन्होंने कहा है कि कैसे आप उठिए, कब आपको व्यायाम करना है, कब आपको किस तरीके का कसरत करना है, कब आपको योगा करना है, ये सारी चीजें अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व करेंगे। चलिए सर, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं, मैं माफी चाहता हूं आप तमाम लोगों से। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आज बहुत ज्यादा ये चर्चा राजनीतिक नहीं हुई, ये अच्छा हुआ, लेकिन फिर भी हम चुनाव के दौर में राजनीति से नहीं बच सकती, ये भी